राजगढ़ में ई बाइक शोरूम में आग लग गई, जिससे लाखों रुपए का नुकसान हो गया है। घटना खिलचीपुर मंडी रोड की है। यहां फलौदी ऑटोमोबाइल ई बाइक शोरूम में अचानक आग लग गई। आसपास के लोगों ने तुरंत ही इसकी सूचना दुकान के मालिक और दमकल विभाग को दी और दमकल विभाग की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि तब तक 20 बाइक और लाखों रुपए के साथ ही 15 लाख रुपए से ज्यादा के ऑटो पार्ट्स जलकर खाक हो चुके थे। फिलहाल घटना की जांच जारी है। तो राजगढ़ से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर एक बाइक के शोरूम में आग लग गई है, जिसकी वजह से काफी नुकसान भी हुआ है। हालांकि दमकल विभाग को सूचित किया गया। दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया, लेकिन काफी नुकसान हो गया है। 20 बाइक और लाखों की बैटरी जलकर खाक हो गई है। 15 लाख रुपए से ज्यादा का नुकसान बताया जा रहा है। खिलचीपुर मंडी रोड की एक घटना है, जहां पर ई बाइक शोरूम में भीषण आग लगी। इस दौरान 20 बाइक और लाखों की बैटरी जलकर खाक हो गई। हालांकि 15 रुपए से ज्यादा के अन्य सामान भी जलकर खाक हो गए हैं। काफी बड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन फिलहाल बताया जा रहा है कि आग पर काबू पा लिया गया है। मंडला पहुंचे केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने आकाश विजयवर्गीय के 2023 चुनाव सीएम शिवराज के नेतृत्व में लड़ने वाले बयान का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि 2023 का चुनाव सीएम शिवराज के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। सीएम बहुत बेहतर काम कर रहे हैं, तो नेतृत्व बदलने का सवाल ही नहीं है। मध्य प्रदेश के बारे में जो काम अभी हो रहे हैं और काम कौन व्यक्ति कर रहा है, कौन हमारा लीडरशिप कर रहा है, कौन हमारा नेता है, ये बात स्पष्ट तौर से सामने दिखता है। कहीं इस प्रकार का हमारी अभी इतनी बड़ी बैठक हुई, कहीं इस प्रकार का कोई विषय नहीं आया। और कोई अगर ऐसा कहता है तो स्वाभाविक है कि भाई शिवराज जी हैं। अब आपको आकाश विजयवर्गीय का बयान भी सुनवाते हैं। बीजेपी विधायक और कैलाश विजयवर्गीय के बेटे आकाश विजयवर्गीय ने सीएम शिवराज सिंह की तारीफ की है। उनका कहना है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में सभी लोग खुश हैं और 2023 का विधानसभा चुनाव उनके नेतृत्व में ही होना चाहिए। देखिए, मैं तो जनता के बीच में रहता हूँ। आए दिन हमारी नेताओं के साथ बैठकें उधर होती रहती हैं, तो मुझे लगता है माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में सभी लोग बहुत खुश हैं। और मेरी तो पर्सनल ये इच्छा है कि हम लोग 2023 का चुनाव माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में ही लड़ें। केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने के सवाल पर कहा है कि अभी कानून लाने पर विचार नहीं है। उनके मुताबिक जनसंख्या नियंत्रण कानून की आवश्यकता जरूर है। जन सामान्य चाहेगा तो इस पर विचार किया जाएगा। हमारा ऐसा कोई प्रपोजल है नहीं। आवश्यकता है, जरूर है, परंतु मुझे लगता है कि ये देश की जनता को मानस बनाना पड़ेगा। सबका साथ, सबका विकास और सबके साथ, और सबको साथ चलना है तो एक बार सोचना पड़ेगा देश की परिस्थितियों के बारे में, देश की आबादी के बारे में। आगरमालवा पहुंचे एमपी के शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने विवादित बयान दे दिया है। दरअसल उन्होंने कहा है कि बीए, बीकॉम और बीएससी की पढ़ाई करने के कोई फायदा नहीं होता है। इनको पढ़ने के बाद कुछ नहीं मिलता। इसमें पढ़ने के लिए बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन उपयोग में कुछ भी नहीं। घर चलाना है तो तकनीकी या ट्रेनिंग वाले कोर्स कर सकते हैं। इसको अपने घर बार, संसार या बाकी चीजों को चलाना है तो वो टेक्निकल या ट्रेनिंग वाला कोई कोर्स कर ले। क्या दिक्कत है उसमें? जरूर थोड़ी है बीए बीकॉम बीएससी करना। और इसे बीए बीकॉम बीएससी से फायदा भी क्या, जिसके बाद कुछ नहीं मिलता। हमारे लिए पढ़ने के लिए इतनी सारी किताबें, लेकिन उपयोग में आने के लिए कुछ भी नहीं। ये कोई मतलब नहीं।
उज्जैन में उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी की रफ्तार कम हुई है, ऐसे में सरकार अगस्त में विश्वविद्यालयों को 50% क्षमता के साथ खोलने पर विचार कर सकती है। उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा कि वो ये विचार कैबिनेट मीटिंग में रखेंगे और अगर सीएम शिवराज इस विचार से सहमत होते हैं तो अगस्त से ही यूनिवर्सिटी खुल जाएंगी, लेकिन उन्हें छात्रों को एंट्री मिलेगी जिनके पास वैक्सीन सर्टिफिकेट होगा। वहीं उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने कहा कि 28 जून से बाबा महाकाल का मंदिर खुल रहा है, इसीलिए वो बाबा के दर्शन करने जाएंगे और बाबा को महामारी नियंत्रण में लाने के लिए धन्यवाद देंगे। मैं कल स्वयं खुद दर्शन करने जाने वाला हूँ। कल बाबा महाकाल ने दूसरे दौर के बाद में जो कठिन दौर से हमको वापस अनुकूलता दिखाई, उनका धन्यवाद भी अदा करूँगा कि जैसा हमारा सामान्य बाकी समाज हुआ है, व्यापार समाज हुआ है, सामान्य हुआ है, इसी प्रकार से कॉलेज स्कूलों में भी ये सामान्य अवस्था आएगी। अब ये डेट तो वैसे मोटे तौर पर हमारी, क्योंकि जून और जुलाई की तो परीक्षा चलेगी, अगस्त में सेशन स्टार्ट होगा, तो उम्मीद करेंगे अगस्त तक अगर नॉर्मल हुआ स्थिति तो फिर हम निश्चित रूप से अगस्त में चलते हैं। भोपाल यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में मेमोरियल बनाए जाने का विरोध शुरू हो गया है। गैस पीड़ित संगठन का कहना है कि मेमोरियल बनाने के लिए जो कचरा हटाने का टेंडर किया जा रहा है वो पूरे कचरे का सिर्फ 5% है। खंडर हो चुके कारखाने के अंदर 21 जगह जहरीला कचरा दबा है, जिसका कोई आंकलन नहीं है। 1977 से कारखाने का कचरा डाला जाता रहा है। 1982 में तालाब की प्लास्टिक लिनिंग फटने से कचरे का जहर भूजल में मिलना शुरू हो गया था। बिना वैज्ञानिक आंकलन के कचरे का निष्पादन नहीं हो सकता है। साथ ही कहा कि मेमोरियल बनाना इतना जरूरी क्यों है, जबकि गैस पीड़ितों को ना तो सही से इलाज मिला, ना पेंशन और ना ही पुनर्वास हुआ है। 10 साल से गैस पीड़ितों को रोजगार देने के लिए विभाग के पास राशि पड़ी है, लेकिन आज तक गैस पीड़ितों को रोजगार नहीं दिया जा सका है। आपको बता दें कि 1984 में भोपाल गैस त्रासदी में 15,000 लोगों की जान चली गई थी और हजारों लोग इससे प्रभावित हुए थे। गैस त्रासदी वाली जगह पर जापान के हिरोशिमा की तर्ज पर मेमोरियल बनाने की तैयारी है। यहाँ की पूरी सफाई कहाँ है? पूरा कचरा जो बस्तियों के आसपास भरा हुआ पड़ा है। कि 48 बस्तियों का फैसला तो सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि 48 बस्तियों का पानी जहरीला हुआ है यूनियन कार्बाइड के कचरे की वजह से। तो गैस राहत मंत्री जी को ये फैसला बदलना चाहिए और अपना फैसला वापस लेना चाहिए कि पहले भोपाल के गैस पीड़ितों के लिए ये आसपास की बस्तियों में जो कचरा जमा हुआ पड़ा है तालाब के अंदर, इन पर कचरे को साफ करें, उसके बाद ये फैसला लेबो का स्मारक बनाएं। कोरोना के बाद डेंगू मलेरिया ने दस्तक दी है, जिससे निपटने के लिए राजधानी भोपाल में कलेक्टर ने एक टास्क फोर्स बनाई है, जिसमें मलेरिया विभाग के साथ स्वास्थ्य विभाग, नगर निगम, आयुष, स्कूल शिक्षा और उच्च शिक्षा विभाग को शामिल किया गया है। कलेक्टर अविनाश लवानिया ने नगर निगम को नियमित रूप से फॉगिंग करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही जिन घरों में दोबारा लार्वा मिलने पर 500 रुपए जुर्माना लगाने के लिए कहा है। कलेक्टर ने कहा कि घर घर जाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। लार्वा बुखार का सर्वे हो रहा है। रैपिड रिस्पांस टीम को तेजी लाने की जरूरत है। इस समय डेंगू और मलेरिया बहुत तेजी से फैलता है। हमारे हॉटस्पॉट्स भी शहर के चिन्हित हैं, तो सभी क्षेत्रों में लगातार सर्वे किया जाए, लार्वा की सैंपलिंग की जाए और साथ ही साथ यदि कहीं भी केसेस निकलते हैं तो उस एरिया को कॉर्डन करके वहाँ के हिसाब से व्यवस्थाएं की जाए। इसके लिए टास्क फोर्स का गठन कर दिया गया है। इसमें फाइनिंग की कार्रवाई भी की जाएगी। यदि किसी के भी यहाँ लार्वा पाया जाता है तो उसमें 500 रुपये तक का जुर्माना भी किया जाएगा। बालाघाट पुलिस को नकली नोट के खिलाफ मुहिम में बड़ी सफलता हाथ लगी है। बालाघाट पुलिस ने 5 करोड़ से ज्यादा के नकली नोटों के साथ 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार उन्हें मुखबिर से सूचना मिली थी कि बालाघाट और गोंदिया इलाके में नकली नोटों को चलाने का एक बड़ा गिरोह काम कर रहा है, जिसके बाद पुलिस ने प्लान के तहत आरोपियों के खिलाफ जाल बुना और सभी संभागीय थानों की पुलिस की मदद से गिरोह को पकड़ा। एसपी ने बताया कि बरामद नकली नोट में 2000 से लेकर 10,000 रुपए तक के नकली नोट शामिल है।
वहीं पकड़े गए आरोपियों में 6 बालाघाट और 2 गोंदिया के निवासी हैं। नोटों के कागज की क्वालिटी और नोट में प्रिंटिंग मिस्टेक के चलते नोट फर्जी नजर आते हैं। बहरहाल नकली नोटों के रैकेट में कुछ और लोगों के नाम भी सामने आए हैं और जांच के बाद और भी लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है। शुरुआती रेड में करीब 8 लाख से अधिक की नकली नोट की खेप हमारे पास पकड़ में आई और उन आरोपियों से पूछताछ करने पर और आगामी कार्रवाई करने पर लगभग 5 करोड़ से अधिक के नकली नोट बालाघाट पुलिस और गोंदिया पुलिस ने एक जॉइंट ऑपरेशन में जब्त किए हैं। इनमें ये नोट कहाँ छपे या इनके ऊपर कौन है जो इसका पूरा नेटवर्क चला रहा है और इन नोटों को छाप कर इसको खपाने का प्रयास कर रहा है, उन सभी बिंदुओं पर विवेचना जारी है। इंदौर में बदमाशों को पुलिस का कोई खौफ नहीं है। बदमाशों ने बड़ी ग्वाल टोली में जमकर उत्पात मचाया। 8 से 10 बाइक सवार युवक पलासिया थाना क्षेत्र की बड़ी ग्वाल टोली पहुंचे और वहां पर जमकर तोड़फोड़ की। युवकों की पूरी करतूत सीसीटीवी में कैद हो गई। सीसीटीवी की मदद से पुलिस बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई की बात कह रही है। भोपाल में क्राइम ब्रांच ने इनामी बदमाशों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। आरोपी लूट की वारदात में शामिल थे और भोपाल पुलिस ने उन पर 50,000 रुपए इनाम रखा हुआ था। पुलिस के मुताबिक बदमाशों ने एक ही दिन में 2 महिलाओं के साथ लूटपाट की थी, जिसके बाद आरोपियों को पकड़ लिया गया। पूरा मामला कोही फिजा थाना क्षेत्र का है। केंद्र सरकार की कोशिश से दमोह के एक घर में खुशियां लौट आई हैं। पाकिस्तान की जेल में बंद बारेलाल आदिवासी रिहा होकर दमोह के शीशपुर गांव में अपने घर लौट आया है। पाकिस्तान की जेल से घर वापसी में 20 महीने का वक्त लगा, जबकि बारेलाल अपने घर से करीब 3 साल से लापता था। बताया जा रहा है कि 2017 में मानसिक रूप से विक्षिप्त बारेलाल आदिवासी अपने घर से लापता हो गया था। दमोह पुलिस ने केस दर्ज करके उसे ढूंढने की भी कोशिश की, लेकिन उसका पता नहीं चला। इस बीच नवंबर 2019 में पाकिस्तान मीडिया रिपोर्ट में बारेलाल की तस्वीर सामने आई। मामला सुर्खियों में आने के बाद स्थानीय प्रशासन के साथ केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल और तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सक्रियता दिखाई और विदेश मंत्रालय से बारेलाल को पाकिस्तान से रिहा कराने की मांग की गई, जिसके बाद विदेश मंत्रालय ने मानसिक बीमार बारेलाल की रिहाई की कोशिशें तेज की और आखिरकार पाकिस्तान की जेल से 3 दिन पहले बारेलाल को रिहा कर दिया गया। बारेलाल की घर वापसी के बाद स्थानीय लोग जिला प्रशासन और राजनेताओं की तारीफ कर रहे हैं। फिर पुलिस फिर आई दोबारा, फिर पता चलू तुम्हारा बेटा पाकिस्तान पहुंचो। पागल हतु, मानसिक की बीमारी हती। पाकिस्तान में पता लगो, कल परसों के दिन पुलिस आई, पुलिस ने सूचना दी तो उनने कही कि भैया लो आवे जाने पर वीज़ा बन है, तो कोशिश करी वीज़ा बनू, नहीं बन पाओ। फिर शांत हो गई, सरकार भी शांत हो गई और आप औरों की कृपा से, पत्रकारों की कृपा से वो सही सलामत आ गए। सरकार के जरिए हमारा भाई आज अपने दमोह जिले और मध्य प्रदेश में है। हमें अभी हाल ही सूचना प्राप्त हुई थी कि ये पाकिस्तान से बाघा बॉर्डर वापस आ गया है नियमानुसार कार्रवाई के उपरांत। तो उसके परिजनों को सूचित किया गया, परिजनों के साथ पुलिस कर्मचारी भी गया था और उसको बाघा बॉर्डर से विधिवत जो वहाँ की कार्रवाई संपन्न की जाती है वो कार्रवाई संपन्न कराने के पश्चात वापस अभी हाल ही में इसको लेके आया है और परिजनों के पास ये व्यक्ति अभी मौजूद है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कल बैतूल जिले के भीमपुर ब्लॉक के उन आदिवासी ग्रामीणों से बात की जिन्होंने अब तक वैक्सीन नहीं लगवाई। पीएम ने ग्रामीणों को वैक्सीन लगवाने के लिए जागरूक किया। पीएम मोदी ने डुलारिया गांव के किशोरी लाल थुर्वे और राजेश हिरावे से चर्चा की। राजेश हिरावे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताया कि वो सोशल मीडिया पर वैक्सीन को लेकर फैलाए जा रहे भ्रम की वजह से वैक्सीन नहीं लगवा पाए। वैक्सीन लगवाने से बुखार आता है और मौत हो जाती है, इस तरह का संदेश सोशल मीडिया पर फैलाया जा रहा है, जिस पर प्रधानमंत्री ने राजेश हिरावे और किशोरी लाल थुर्वे से कहा कि आप खुद वैक्सीन लगवाइए और ग्रामीणों का भ्रम को दूर कीजिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि वैक्सीन सुरक्षित है। आपको बता दें कि डुलारिया में पहले 0 वैक्सीनेशन था, लेकिन प्रशासन की पहल और जागरूकता अभियान के बाद यहां 130 लोग वैक्सीनेटेड हो चुके हैं।
की पैनल थी हमारी। अच्छा, कौन कौन थे आप लोग? इसमें राजेश हिरावे, किशोरीलाल धुर्वे, सुंदरलाल परते, हम 3 लोग थे। माननीय प्रधानमंत्री जी से बात हुई थी कि कोविड-19 के बारे में सबसे पहले जी। उसके बाद उन्होंने पूछा था कृषि संबंधित। अच्छा, क्या क्या पूछा आपसे? आप लोगों से क्या क्या पूछा उन्होंने, मोदी जी ने? हमारे से पूछा, कृषि संबंधित ही पूछा उन्होंने। अच्छा, आपके पास कृषि कितना है, क्या क्या बोए हैं, क्या क्या नहीं बोए हैं, इनके बारे में उन्होंने पूछा। प्रधानमंत्री जी ने पहले तो मेरा परिचय पूछा, परिचय बताया, उसके बाद में फिर खेती संबंधित कुछ चीज़ें पूछी, उसके बाद में कोरोना संक्रमण के खिलाफ वैक्सीन ही सुरक्षा कवच है। मध्य प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों से जुड़ी हस्तियां भी जनता को यही संदेश दे रही हैं कि किसी भ्रम में ना आए और वैक्सीन लगवाएं। मैं प्रदेश के सभी 18 वर्ष के ऊपर के युवाओं से अपील करती हूं कि वो जाएं और अपना टीकाकरण करवाएं। इसके लिए आप अपने नज़दीकी किसी भी स्वास्थ्य केंद्र में जाएं या टीकाकरण केंद्र में जाएं, आधार कार्ड लेकर, और अपना टीकाकरण करवाएं। टीकाकरण करवाने से आप अपने साथ साथ अपने बच्चों और अपने आसपास के नागरिकों का भी बचाव कर रहे हैं। विश्व प्रसिद्ध और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर 80 दिन बाद आज से श्रद्धालुओं के लिए खुल गया है। हालांकि मंदिर के गर्भगृह और नंदी हॉल में श्रद्धालुओं को जाने की अनुमति नहीं है। मंदिर में उन्हीं को प्रवेश दिया जा रहा है जिन्हें कोविड-19 का कम से कम 1 टीका लग चुका है या जिनकी 48 घंटे पहले कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट आई हो। प्रवेश करते समय श्रद्धालुओं को इसका सर्टिफिकेट दिखाना जरूरी है। प्रदेश में कोविड-19 संक्रमण को देखते हुए 9 अप्रैल से श्रद्धालुओं के लिए मंदिर में प्रवेश बंद कर दिया गया था। उज्जैन जिले में शनिवार को कोरोना वायरस का एक भी नया संक्रमित व्यक्ति नहीं पाया गया और न ही किसी की मौत हुई है। अक्सर ऐसा होता है कि विकास कार्य में बाधा बनने वाले या किसी तरह की असुविधा पैदा करने वाले पेड़ को काट दिया जाता है, लेकिन अशोकनगर में एक समाजसेवी ने पेड़ों का प्रत्यारोपण करना शुरू कर दिया है। सालों पुराने पेड़ को काटने की बजाय उसे एक जगह से दूसरी जगह लगाने की मुहिम उन्होंने शुरू कर दी है। आज उन्होंने सालों पुराने पीपल के पेड़ को उखाड़कर प्रत्यारोपण करवाया। इस दौरान उन्होंने लोगों से पेड़ों को नहीं काटने की अपील की है। और फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।